हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जामनाथ पे। जैसा आप सभी जानते हैं, आपने थंबनेल देख लिया है। ये क्लास आपकी बीए फर्स्ट सेमेस्टर समाज शास्त्र से संबंधित होने वाली है, क्योंकि मैं एक डिग्री कॉलेज में पढ़ा रहा हूं और बेसिकली मैं इंग्लिश का अध्यापक हूं। लेकिन समाज शास्त्र के कुछ छात्र छात्राओं की ये डिमांड थी, मांग थी कि सर कुछ ऐसा कीजिए कि समाज शास्त्र के छात्र छात्राओं के लिए भी आप अपने YouTube चैनल के माध्यम से हम लोगों का मार्गदर्शन करें। तो उस चीज को, उस रिक्वेस्ट को, उस निवेदन को, आप लोगों की मांग को ध्यान में रखते हुए मैं लेके आ गया हूं बीए फर्स्ट सेमेस्टर समाज शास्त्र का एक रामबाण वीडियो। प्रश्न यहीं से फंसेंगे, बिल्कुल फंसने वाले हैं, तो वीडियो को स्किप ना कीजिएगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा। और जो विश्वविद्यालय का पेपर आपका बिल्कुल होने वाला है, मान के चलिएगा कि बहुत जल्द, हो सकता है नवंबर लास्ट तक या दिसंबर की शुरुआत में ही आपको विश्वविद्यालय के पेपर होते हुए दिखें। आपका स्कीम बहुत जल्द मिलने वाली है, तो आप लोग वीडियो को पूरा देखें, जिससे विश्वविद्यालय का जब पेपर हो, यूनिवर्सिटी वाले पेपर्स हो, एग्जामिनेशन हो, तो आपको कोई ज्यादा कठिनाई का सामना ना करना पड़े। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। लेट्स बिगिन द वीडियो। देखिए, सबसे पहले, क्योंकि ये प्रश्न नहीं है, ये तो ऐसा है कि जिसको आपको पढ़ना ही पड़ेगा, चाहे आप बीए फर्स्ट सेमेस्टर में हो, थर्ड सेमेस्टर में हो, फिफ्थ सेमेस्टर में हो, एमए क्लासेस में हो, आप किसी भी जो है, अगर आप समाजशास्त्र पढ़ना चाहते हैं तो आप इस आत्मा को पढ़ लीजिए। समाजशास्त्र है क्या भैया? लिटरल मीनिंग ऑफ सोशियोलॉजी क्या है? आखिर है क्या समाजशास्त्र? कौन है जनक? कहां से शुरुआत हुई? कौन कौन से दो शब्दों से मिलकर के बना? वो भी दो शब्द, दो स्थानों के बना है। देखिए, सोशियोलॉजी आया, अभी आप आगे पढ़ेंगे कि एक लैटिन शब्द है, एक ग्रीक शब्द है, इन दोनों का समावेश होता है, फिर सोशियोलॉजी की उत्पत्ति होती है। 1838 में हुई, अगस्त कॉम्ट थे इसके जनक। तो चलिए विस्तृत रूप से इसको पढ़ते हैं। क्या है समाजशास्त्र और इसके क्या है इसका शाब्दिक अर्थ? लिखा है, समाजशास्त्र का व्यवहारिक रूप उतना ही प्राचीन है जितना कि समाज स्वयं। लेकिन आज हम जिस वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समाजशास्त्र को समझने का प्रयास करते हैं, उसका इतिहास अधिक प्राचीन नहीं है। जी हां, बहुत अधिक प्राचीन इतिहास नहीं है समाजशास्त्र का। क्यों? क्योंकि अगस्त कॉम्ट वो पहले विद्वान थे जिन्होंने समाज शास्त्र का अध्ययन किया, और समाज का अध्ययन करने के बाद ये इसको क्या कहे, सोशल फिजिक्स के नाम से इसको संबोधित किया। और कब किया है? 1838। बाद में सन 1838 में उन्होंने इस विज्ञान को सोशियोलॉजी नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया? तो यहां पर एक चीज निकल करके आई कि अगस्त कॉम्ट इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ सोशियोलॉजी। मतलब समाजशास्त्र के जनक के रूप में अगस्त कॉम्ट को जाना जाता है, जिन्होंने इसको सोशियोलॉजी नाम जो है, सोशियोलॉजी नाम कब दिया? तो 1838 ईस्वी में मेरे प्यारे दोस्तों किया। यही कारण है कि कॉम्ट को समाजशास्त्र का जनक कहा जाता है। ठीक है, अब कौन कौन से दो शब्द थे जिससे इसका निर्माण हुआ? तो देखिए, सोशियोलॉजी, सोशियोलॉजी शब्द दो विभिन्न स्थानों के शब्दों से मिलकर के बना है। पहला कौन सा था? पहला कौन सा था भैया? पहला है सोशियस, और दूसरा क्या है? लोगस है। लेकिन सोशियस जो शब्द है वो आपका लैटिन शब्द है, और लोगस जो है वो ग्रीक भाषा से लिया गया है। तो दो भाषाओं का मिक्सअप है सोशियोलॉजी में, सोशस प्लस लोगस। सोशस आपका लैटिन शब्द है और आपका लोगस जो है वो ग्रीक भाषा का शब्द है। अब इन शब्दों का अर्थ क्रमशः समाज तथा शास्त्र है। मतलब यहां पे एक बात निकल करके आई कि जो सोशस शब्द है इसका मतलब होता है समाज। क्या होता है? समाज। और जो लोगस है इसका मतलब होता है शास्त्र। तो दोनों शब्दों को जब मिलाया गया तो हो गया समाज शास्त्र। इतनी बात समझ में आई? बिल्कुल समझ में आ गया होगा। इस प्रकार सोशियोलॉजी का अर्थ समाज के विज्ञान से है। अब चाहे समाज शास्त्र कह लो या समाज का विज्ञान कह लो, सोशियोलॉजी शब्द का निर्माण दो विभिन्न स्थानों के शब्दों से होने के कारण जीएस मिल, ये समाजशास्त्री है, ने इस नाम को अवैध कहा। देखिए, मिल साहब जो थे उन्होंने कहा कि दो भाषाओं का समावेश, दो भाषाओं, देखिए यहां पे क्या लिखा है? दो विभिन्न स्थानों के शब्दों से होने के कारण इसको जीएस मिल साहब ने अवैध कह दिया। क्या कहा? अवैध कहा। तथा इसकी जगह एक दूसरे नाम इथोलॉजी का प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा नहीं, सोशियोलॉजी नहीं होना चाहिए, इसका तो नाम इथोलॉजी रखा जाए। क्यों? क्योंकि ये दो विभिन्न स्थानों से मिल करके बना है, तो ये अवैध है, ये तो इलीगल है, और इसका नाम होना क्या चाहिए? उन्होंने कहा कि इसका नाम इथोलॉजी रखा जाए, जिसके अंदर मानव समूह के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जा सके।
लेकिन जो जेएस मिल साहब थे उनकी कटु आलोचना हुई इस बात पे कि नहीं, ये एथोलॉजी नहीं होगा, सोशियोलॉजी होगा। और इसके कटु आलोचना जब की गई तो हर्बर्ट एंड स्पेंसर ने सोशियोलॉजी शब्द को ही अधिक उपयुक्त मानते हुए निष्कर्ष दिया कि प्रतीकों की सुविधा और सूचकता उनकी उत्पत्ति संबंधी वैधता से कहीं अधिक महत्वपूर्ण होती है। तो हम कह सकते हैं कि जो कॉम्ट साहब हैं, अगस्त कॉम्ट साहब को सहारा किसने दे दिया, कौन बल दिया, तो वो है हर्बर्ट स्पेंसर। हर्बर्ट स्पेंसर ने कहा कि नहीं, सोशियोलॉजी सही है। अगस्त कॉम्ट ने जो सोसस और लोगस की बात की है जो कि लैटिन और ग्रीक शब्द से बना है वो एकदम सही है। और जीएस मिल की बहुत आलोचना की गई अन्य समाजशास्त्रियों के द्वारा। आगे लिखा हुआ है, इसके बाद से सामाजिक संबंधों का व्यवस्थित अध्ययन करने वाले विज्ञान को समाजशास्त्र के रूप में ही जाना जाने लगा। कॉम्ट वो पहले समाजशास्त्री थे जिन्होंने समाजशास्त्र को परिभाषित होते हुए लिखा है। जानते हैं पहली परिभाषा अगस्त कॉम्ट ने दिया समाजशास्त्र की, और क्या कहा, समाजशास्त्र सामाजिक व्यवस्था और प्रगति का विज्ञान है। क्या है, तो समाजशास्त्र जो है वो सामाजिक व्यवस्था और प्रगति का विज्ञान है। ये पहली बार जी हां, अगस्त कॉम्ट साहब ने इसकी परिभाषा दी। इसके बाद हर्बर्ट स्पेंसर ने प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी, देखिए यहां पे देख लेते हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी के नाम से समाजशास्त्र पर पहली पुस्तक लिखी। तो देखिए अगस्त कॉम्ट और हर्बर्ट स्पेंसर, ये दो लोगों का रोल अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि 1838 ईस्वी में पहली बार अगस्त कॉम्ट ने समाजशास्त्र नाम दिया और इन्होंने कहा कि जो समाजशास्त्र है वो सोशियोलॉजी है। ये दो शब्दों से बनके बना है, सोशियस और लोगस। सोशस का मतलब होता है समाज, लोगस का मतलब होता है शास्त्र। इस तरीके से दोनों को मिला करके समाजशास्त्र हो गया। एक लैटिन शब्द है सोशस और लोगस आपका ग्रीक शब्द है। इस बात की आलोचना, कटु आलोचना किया। क्या कहा, उन्होंने कहा, जीएस मिल साहब ने जो एक समाजशास्त्री हैं, उन्होंने कहा ये गलत है, ये अवैध है, इसे मान्यता नहीं मिलनी चाहिए, इसे इथोलॉजी के नाम से बुलाया जाना चाहिए। लेकिन इस बात पे अन्य समाजशास्त्रियों, अन्य विद्वानों ने जीएस मिल साहब का घोर विरोध किया, कटु आलोचना की, क्रिटिसाइज किए गए। और तभी निकल करके आए एक और समाजशास्त्री जो बहुत बड़ा नाम है, हर्बर्ट स्पेंसर। तो हर्बर्ट स्पेंसर ने कहा कि नहीं, एथोलॉजी गलत है, सोशियोलॉजी ही सही होना चाहिए। अपने पक्ष में उन्होंने बात रखी और एक पुस्तक लिख डाली जिसका नाम रखा प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी। प्रिंसिपल्स का मतलब होता है सिद्धांत और सोशियोलॉजी का मतलब होता है समाजशास्त्र। ठीक है, तो ये कविता लिखी, इन्होंने एक पुस्तक लिख डाली और वो जो पुस्तक लिखी वो लिखी किसने, हर्बर्ट स्पेंसर ने। तो इस तरीके से सोशियोलॉजी शब्द आपको समझ में आया कि इसकी उत्पत्ति कहां से और क्या हुई है। आगे है, समाजशास्त्र के अर्थ को वैज्ञानिक रूप से तभी समझा जा सकता है जबकि सबसे पहले इससे संबंधित दोनों शब्दों समाज और शास्त्र को भली भांति स्पष्ट कर लिया जाए। बिल्कुल, बहुत अच्छे से अगर आपको समाज शास्त्र को समझना है तो पहले समाज और शास्त्र, सोशस और लोगस जो कि लैटिन और ग्रीक शब्द है, इसको बखूबी समझना पड़ेगा। समाज व्यक्तियों का समूह ना होकर इससे बिल्कुल भिन्न है। लेपियर एक समाजशास्त्री, उनका कथन है कि समाज मनुष्यों को समूह का नाम नहीं है बल्कि मनुष्यों के बीच होने वाली जो अंतर क्रियाएं होती हैं और उनके प्रतिमानों को ही हम समाज कहते हैं। तो लेपियर ने क्या कहा कि समाज जो है वो मनुष्यों का एक समूह का नाम नहीं है बल्कि मनुष्यों के बीच होने वाली अंतर क्रियाओं और इनके प्रतिमानों को ही हम क्या बोल देते हैं, को ही हम समाज कहते हैं। शास्त्र अथवा विज्ञान, चाहे आप शास्त्र कहो चाहे आप विज्ञान बोलो, का अर्थ है क्रमबद्ध और व्यवस्थित ज्ञान। क्योंकि विज्ञान की परिभाषा आप लोगों ने पढ़ा है, क्या पढ़ा है, क्रमबद्ध और व्यवस्थित ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। तो वही बात हो गई, क्रमबद्ध और व्यवस्थित ज्ञान से है, चाहे शास्त्र बोलिए चाहे आप विज्ञान बोलिए। एक और आते हैं समाजशास्त्री जिनका नाम है क्यूबर। तो क्यूबर के अनुसार विज्ञान अवलोकन और पुनः अवलोकन के द्वारा विश्व में पाई जाने वाली समानताओं की खोज करने वाली एक पद्धति है। ये एक ऐसी पद्धति है जिसके परिणाम सिद्धांतों के रूप में प्रस्तुत किए जाते हैं तथा ज्ञान के क्षेत्र में व्यवस्थित रखे जाते हैं। इस प्रकार समाज और शास्त्र
शब्दों का अलग अलग अर्थ समझने के बाद हम इस निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि जो सामाजिक संबंधों का व्यवस्थित और क्रमबद्ध अध्ययन करने वाले विज्ञान को ही हम समाज शास्त्र कहते हैं। अभी मैंने क्या बोला, आप लोग इसको फिर से देख लें कि क्या लिखा हुआ है। पहुंचते हैं कि सामाजिक संबंधों का व्यवस्थित और क्रमबद्ध अध्ययन करने वाले विज्ञान को ही समाज शास्त्र कहा जाता है। तो ये चीजें इतनी आपको समझ में आई होगी। आगे बढ़ते हैं। अब एक बात बताइए, देखिए बहुत सारे ऐसे समाजशास्त्री हुए जिन्होंने कहा कि जो समाजशास्त्र है वह एक विज्ञान है, लेकिन ऐसे बहुत सारे समाजशास्त्री हुए जिन्होंने कहा समाजशास्त्र विज्ञान नहीं है। तो दोनों लोगों ने, दोनों विद्वानों ने, दोनों प्रकार के विद्वानों ने, दोनों प्रकार के जो बहुमत में रहने वाले लोग थे उनके अकॉर्डिंग कुछ कहते हैं विज्ञान है, कुछ कहते हैं कि सोशियोलॉजी इज साइंस, कुछ लोग कहते हैं सोशियोलॉजी इज नॉट अ साइंस। तो दोनों के तर्क में तर्क दिया, अपने अपने रीजनिंग रखे, अपने अपने कारण बताए, अपने अपने तर्क रखे और तर्क के माध्यम से यह सिद्ध करने का प्रयास किया कि समाजशास्त्र एक विज्ञान है, और कुछ विद्वानों ने कहा समाजशास्त्र विज्ञान नहीं हो सकता है। तो चलिए पहले मैं उन तर्कों को, उन समाजशास्त्रियों को पढ़ूंगा जिन्होंने पक्ष में रखा है कि समाजशास्त्र एक विज्ञान है, और इन्होंने जस्टिफाई भी किया है, प्रूव भी किया है कि हाउ कैन वी से दैट सोशियोलॉजी इज अ साइंस। ये प्रूव करके उन्होंने दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है। लिखा है समाजशास्त्र की प्रकृति के संदर्भ में एक मत के अनुसार समाजशास्त्र विज्ञान है। इस तथ्य को प्रमाणित करने के लिए विद्वानों ने विज्ञान की मूलभूत 6 विशेषताओं के आधार पर समझाने की चेष्टा की है। विज्ञान के कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं जिनके आधार पर हम कह सकते हैं कि ये मतलब विज्ञान के वो लक्षण हैं, और समाजशास्त्र में वो लक्षण दिखाई पड़ते हैं। तो कुछ विद्वानों ने कहा कि देखो जो विज्ञान के सिम्टम्स हैं, जो मूलभूत 6 विशेषताएं हैं, वो विज्ञान में भी है और समाजशास्त्र में भी पाई जाती हैं। तो हम कह सकते हैं कि वो विज्ञान है। ठीक है, तो वो कौन कौन से 6 हैं? पहला यहां पे है वैज्ञानिक पद्धति का उपयोग, यूज ऑफ साइंटिफिक मेथड। बिल्कुल, विज्ञान में भी वैज्ञानिक पद्धति होता है और हमारा समाजशास्त्र में भी वैज्ञानिक पद्धति होता है। अंतर्गत पढ़ लेते हैं क्या लिखा है। समाजशास्त्र मानव समाज एवं उससे संबंधित सभी सामान्य घटनाओं एवं सामाजिक समस्याओं का अध्ययन करता है। इस अध्ययन में समाजशास्त्र ने अनेक वैज्ञानिक पद्धतियों को विकसित किया है। सामाजिक घटनाओं की प्रकृति के अनुकूल पद्धतियों का उपयोग किया जाता है। इन वैज्ञानिक पद्धतियों में अवलोकन, साक्षात्कार, प्रश्नावली, अनुसूची, सामाजिक सर्वेक्षण, समाजिमिति, व्यक्तिगत जीवन अध्ययन पद्धति, सांख्यिकीय पद्धति आदि आते हैं। इन पद्धतियों के माध्यम से सही जानकारी संभव है। अब देखिए दूसरा क्या बताया गया, अवलोकन का उपयोग, यूज ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो ऑब्जर्वेशन जो है, वो अवलोकन जो है, वो विज्ञान में भी होता है और समाजशास्त्र में भी होता है। तो हम इस तरीके से कह सकते हैं कि समाजशास्त्र एक विज्ञान है। देखिए समाजशास्त्र अवलोकन द्वारा तथ्यों को संकलित करता है, फिर उसका वर्गीकरण और उसका एनालिसिस करता है, विश्लेषण करता है। समाजशास्त्री दूसरों के कहने या सुनने या कल्पना के आधार पर किन्हीं तथ्यों को संकलित नहीं करता, वह प्रत्यक्ष रूप से निरीक्षण करके अपने अध्ययन विषय से संबंधित तथ्यों को संग्रह करता है। विज्ञान के लिए सिर्फ सही तथ्यों का संग्रह ही पर्याप्त नहीं माना जाता। इन तथ्यों को समानता के आधार पर विभिन्न वर्गों में बांटा जाता है, फिर विश्लेषण के माध्यम से निष्कर्ष प्रस्तुत किया जाता है। तो भैया यही काम विज्ञान में होता है, यही काम समाजशास्त्र में होता है। तो विद्वानों ने कह दिया, समाजशास्त्रियों ने कह दिया कि जो हमारा समाजशास्त्र है वो एक विज्ञान है। क्या है का वर्णन भी इसमें होता है, डिस्क्रिप्शन ऑफ व्हाट इज। समाजशास्त्र में घटनाओं या तथ्यों को उसी रूप में रखा जाता है जिस रूप में वे होते हैं, यानी समाजशास्त्र वास्तविक तथ्यों का अध्ययन है। इसमें आदर्श या कल्पना का कोई महत्व नहीं है। उचित अनुचित की व्याख्या से यह सर्वथा दूर रहता है। यह तो केवल विषय को उसके वास्तविक रूप में प्रस्तुत करता है, यानी तथ्य क्या है का वर्णन करता है। उदाहरण स्वरूप यदि समाजशास्त्री अंतरजातीय विवाह का अध्ययन कर रहे हैं तो उससे संबंधित सभी तथ्यों को वे उसी रूप में प्रस्तुत करते हैं जिस रूप में होते हैं। अंतरजातीय विवाह अच्छा है या बुरा, इससे उन्हें कोई संबंध नहीं होता है। ठीक, आगे बात करते हैं कार्य कारण और संबंध, कैजुअल रिलेशनशिप्स होता है। देखिए समाजशास्त्र कार्य कारण संबंधों की व्याख्या प्रस्तुत करता है जो कि विज्ञान का आधार है। देखिए कार्य कारण विज्ञान
में भी होता है और समाजशास्त्र में भी होता है। समाजशास्त्र वास्तविक घटनाओं व समस्याओं का अध्ययन कर वर्गीकरण व विश्लेषण तो करता ही है, साथ ही घटनाओं के कारणों की भी व्याख्या करता है, यानी कोई घटनाएं क्यों घटित हुई। जैसे विज्ञान भी तो यही करता है, भाई ये चीजें हुई तो क्यों हुई, तो ये विज्ञान तो और यही काम समाजशास्त्र करता है, उनके कारणों का पता लगाता है। जैसे कार्ल मार्क्स का वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, एमिल दुर्खीम का श्रम विभाजन का सिद्धांत व आत्महत्या का सिद्धांत कार्य कारण के संबंध को ही स्पष्ट करता है। भाई कोई चीज होगा तो रीजन रिजल्ट कारण होगा, ऐसे ही हमारा विज्ञान कहता है, ऐसे ही साइंस कहता है। तो दोनों चीजों में कहीं ना कहीं विशेषताएं पाई गई। आगे चलिए बात करते हैं परीक्षा और पुनर्परीक्षा। लिखा है टेस्टिंग एंड रीटेस्टिंग। समाजशास्त्र के नियमों की परीक्षा व पुनर्परीक्षा की जा सकती है। इस शास्त्र में वैज्ञानिक पद्धति के सहारे तथ्यों को संकलित कर वर्गीकरण व विश्लेषण होता है, अतः इनकी प्रामाणिकता की जांच की जा सकती है। उदाहरण स्वरूप सामाजिक तथ्यों के आधार पर यह बतलाया गया है कि बाल अपराध व टूटे परिवार में सह संबंध है, इसकी परीक्षा व पुनर्परीक्षा की जा सकती है। इस परीक्षा और पुनर्परीक्षा के क्रम में नए निष्कर्ष के बल मिल सकता है। और नेक्स्ट है भविष्यवाणी। भविष्यवाणी जो प्रेडिक्शन है वो समाजशास्त्र में भी होता है और आपका कहां पे होता है, आपका विज्ञान में भी होता है। समाजशास्त्र में भविष्यवाणी करने की क्षमता है जो कि विज्ञान की कसौटी है। समाजशास्त्र वर्तमान परिस्थिति के आधार पर भविष्यवाणी करता है। परिवार में होने वाले परिवर्तनों के आधार पर या जाति में होने वाले परिवर्तनों के आधार पर भविष्य में परिवार का रूप और जाति का रूप क्या होगा, इसकी भविष्यवाणी समाजशास्त्र करता है। जैसे 10 आपके घर पे क्या हो, निकम्मे पुरुष हों, निकम्मे लोग हों, समाज में 10 लोग हों, तो समाजशास्त्र इस बात की भविष्यवाणी कर सकता है कि अब समाज दूषित होगा। क्यों कर सकता है, क्योंकि 10 ऐसे लोग हैं जो इस समाज को दूषित कर सकते हैं, जो इस समाज को नुकसान पहुंचा सकते हैं, तो ये तो भविष्यवाणी की जा सकती है उन ऐसे लोगों को देख करके। और विज्ञान भी क्या करता है, पहले से ही घोषणा कर देता है कि भैया 3 दिन के बाद बारिश होगी, तो हम कह सकते हैं कि समाजशास्त्र एक विज्ञान है, क्योंकि इसमें भी भविष्यवाणी होती है और समाजशास्त्र में भी भविष्यवाणी होती है। अब देखिए आगे है समाजशास्त्र विज्ञान नहीं है, सोशियोलॉजी इज नॉट साइंस। समाजशास्त्र की वैज्ञानिक प्रकृति पर आपत्ति उठाई गई। देखिए अभी मैंने बताया समाजशास्त्र विज्ञान है के तर्क में, अब बता रहा हूं समाजशास्त्र विज्ञान नहीं है, उसके पक्ष में कौन कौन सी बातें रखी गई हैं। तो कुछ विद्वानों का मानना है कि समाजशास्त्र यथार्थ विज्ञान नहीं हो सकता, वास्तविक विज्ञान ये नहीं हो सकता, क्योंकि विज्ञान के रूप में इसकी अपनी कुछ सीमाएं हैं। समाजशास्त्र विज्ञान नहीं है। इस संदर्भ में जो तर्क प्रस्तुत किए गए हैं वो थोड़ा विवेचना इसके नीचे मैंने दिया है। लिखा हुआ है वैश्विकता का अभाव, लैक ऑफ ऑब्जेक्टिविटी। मतलब विज्ञान में ऑब्जेक्टिविटी होती है जबकि समाजशास्त्र में ऑब्जेक्टिविटी नहीं है, वैश्विकता का अभाव होता है, तो हम कह सकते हैं कि समाजशास्त्र विज्ञान नहीं है। समाजशास्त्र की वैज्ञानिक प्रकृति के विरुद्ध पहली आपत्ति यह है कि अध्ययन में वैश्विकता का अभाव है। अब वैश्विकता क्या है, तो भैया इसका तात्पर्य जो है पक्षपात रहित अध्ययन से है, पक्षपात रहित अध्ययन से है। समाजशास्त्र समाज व सामाजिक संबंधों का अध्ययन है। जब व्यक्ति समाज का अध्ययन करता है तो वह अपनी जाति, धर्म, विश्वास आदि से अपने को 100% अलग नहीं कर पाता। फलस्वरूप क्या होता है, फलस्वरूप उसके अध्ययन का निष्कर्ष पूर्णतः पक्षपात रहित नहीं हो पाता, उसके निष्कर्ष का संबंधित व्यक्ति की भावनाओं की छाप पाई जा सकती है। तो भैया सीधी बात है, पक्षपात रहित जब होगा, पक्षपात सहित होगा, क्योंकि पक्षपात समाजशास्त्र में देखने को मिलता है, विज्ञान में देखने को नहीं मिलता है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि समाजशास्त्र एक विज्ञान नहीं हो सकता। दूसरा है मापने में असमर्थ, इनकेपेबल इन मेजरिंग। मतलब जो समाजशास्त्र है वो मापन नहीं कर पाता है जबकि विज्ञान मापन कर लेता है। आगे बात कर लूं प्रयोगशाला का अभाव। देखिए समाजशास्त्र जो है, जो समाजशास्त्र है, समाजशास्त्र में प्रयोगशालाएं नहीं होती हैं, लेबोरेटरी नहीं होती है, जबकि विज्ञान में प्रयोगशालाएं होती हैं, लेबोरेटरीज होती हैं। आगे भविष्यवाणी नहीं कर पाना, इसमें कहा जा रहा है कि हम भविष्यवाणी नहीं कर पाते हैं। समाजशास्त्र की वैज्ञानिक प्रकृति के विरुद्ध चौथा आपत्ति है कि इसकी भविष्यवाणी में निश्चितता का अभाव है। जैसे भी मैंने बोला कि 10 लोग ऐसे हैं कि अगर समाज में गंदे हैं तो हम कह सकते हैं कि हाँ समाज दूषित हो जाएगा, लेकिन निश्चित तौर पे आप नहीं कह सकते हो, एक असर्टेनिटी नहीं है कि आप निश्चित तौर पे ये होगा। हो सकता है उनका विचार, उनकी विचारधाराएं, उनका मस्तिष्क, उनका दिल दिमाग, उनकी सोच बोच, उनका व्यवहार, उनका बिहेवियर, उनका कंडक्ट चेंज हो जाए, और जब चेंज हो जाएगा तब क्या होगा, फिर भैया क्या होगा, तो फिर भविष्यवाणी आप नहीं कर सकते हैं। तो समाजशास्त्र में भविष्यवाणी नहीं कर सकते हैं कुछ विद्वानों का कहना है, विज्ञान तो भविष्यवाणी कर सकता है।
आगे बात कर लेते हैं सार्वभौमिकता का अभाव, लैक ऑफ यूनिवर्सलिटी, मतलब समाजशास्त्र की वैज्ञानिक प्रकृति के विरुद्ध अंतिम आपत्ति ये उठाई जाती है, इसके द्वारा प्रतिपादित नियम सार्वभौमिक नहीं होते। इसका कारण ये है कि सभी स्थानों की जो सामाजिक घटनाएं होती हैं वो एक समान नहीं होती हैं। भैया एक जैसी स्थिति, एक जैसी परिस्थिति, एक जैसी कंडीशन, एक जैसी दशा हर क्षेत्र की नहीं हो सकती है। तो हम कह सकते हैं कि हाँ, ये समाजशास्त्र विज्ञान नहीं हो सकता है। आगे बात करेंगे, आगे बात भैया कर लेते हैं मूल्यांकन, इवोल्यूशन। तो समाजशास्त्र की वैज्ञानिक प्रकृति के विरुद्ध जितने आरोप लगाए गए, यदि उनका निष्पक्षता के साथ विश्लेषण किया जाए तो वे निराधार साबित होंगे। समाजशास्त्र की वैज्ञानिक प्रकृति के विरुद्ध पहला आरोप यह है कि इसके अध्ययन में वैश्विकता का अभाव है, पक्षपात होता है, व्यक्ति को देख करके, समाज को देख करके अध्ययन होता है। ये आरोप निराधार है। आज समाजशास्त्र में ऐसे यंत्रों व पद्धतियों का विकास कर लिया गया है जिनके आधार पर वैश्विक अध्ययन संभव है। दूसरा है समाजशास्त्र की वैज्ञानिक प्रकृति के विरुद्ध दूसरा आरोप यह लगाया गया कि जो सामाजिक घटनाओं को समाजशास्त्र उसकी व्याख्या सामाजिक दृष्टिकोण से करता है। इस प्रकार किसी प्रघटना या विषय वस्तु का विश्लेषण एक विशेष दृष्टिकोण से किया जाना परिप्रेक्ष्य मतलब पर्सपेक्टिव है। तो ये था आज का समाजशास्त्र का एक बेसिक केवल क्लास था। ठीक है, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिए, जिससे समय समय पर आपको ऐसी महत्वपूर्ण नोटिफिकेशंस मिलती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद दोस्तों।